मसूद साहब, आपसे ज़रा शुरू करूंगा। मुझे ये बताएं कि क्या सदर ट्रंप का ऐलान हतमी कहा जा सकता है या देयर मे बी अ ट्विस्ट इन द ट्रेल? जी शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि आज हमें उनकी तकरीर का जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि वो अमरीकी वक्त के मुताबिक शायद रात को करेंगे, हमारे यहाँ तो वो सुबह देखी जा सकेगी। तो उसमें क्योंकि वो वहाँ पर काफ़ी कंसर्न था कि ये जो है हर दूसरे रोज़ जो है ट्विटर पे या प्रेस के सामने आ जाते हैं और फ्लिप फ्लॉप करते हैं। तो मेरा ख्याल है वो प्रेशर था कि नेशन को एड्रेस इन्होंने नहीं किया, तो वो इज़ कमिंग टुमारो आएँगे और कल वो उसमें ज़रा क्लैरिटी आएगी। लेकिन ये कि चूँकि बार-बार वो बयान देते हैं, कभी कहते हैं कि रिजीम चेंज हो चुकी है, फिर कहते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनका हमने उनको उसको ऑब्लिटरेट कर दिया है, डेसिमेट कर दिया है, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए तो फिर तो अमेरिका को विथड्रॉल करना चाहिए, वहाँ से रिट्रीट करना चाहिए। और उन्होंने उसका अंदिया भी दिया है और वो मार्को रूबियो ने भी कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर वेरी लॉन्ग। लेकिन फिर भी उन्होंने 2-3 हफ्ते की बात की है। तो अभी ये बड़ी अनसर्टेनिटी है। मेरा अपना ख़्याल ये है कि इस वक़्त जो उनकी मोबिलाइज़ेशन हो रही है, एक और शायद फ्लैग वो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर वो भी मूव हुआ है। तो लगता है ये अच्छा, मैं अभी ये देख रहा था थोड़ी देर पहले कि जो इन्फ्लुएंशियल वॉइसेज़ हैं वहाँ पे, जैसे निकोलस बर्न्स है, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे बाइडेन साहब के, फिर एम्बेसडर है चाइना में, और निक हेली, वो दोनों अभी ये कह रहे थे कि नहीं, अभी अमेरिका को वहाँ से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर इस वक़्त वहाँ से वो रिट्रीट कर गया तो ईरान जो है वो अपने आप को री एनर्जाइज करेगा और उसकी कुव्वत जो है वो वहाँ पर बढ़ेगी और स्टेट ऑफ हॉर्मस का मसला तो हल नहीं होगा। लेकिन साथ-साथ प्रेज़िडेंट ट्रम्प ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस इज़ नो मोर आवर कंसर्न। आप सँभालें उसको, जिसको तेल चाहिए वो खोले। तो मतलब इतने मुतज़ाद बयानात हैं, और हर 6 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, कि आप दुनिया के बड़े से बड़े आप स्कॉलर्स ले लें इंटरनेशनल रिलेशंस के, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकते। लेकिन मुझे, मेरी अपनी जो एक टेक है वो ये है कि लगता ये है कि ये कोई दोबारा ये एक मिलिट्री असॉल्ट जो है करेंगे। हो सकता है बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें, बट अब ये हमारे मार्शल साहब भी यहाँ हैं, शायद फौजी नुक्ते नज़र से कुछ इस पे ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकें। लेकिन ये कि वो हैवी बम्बार्डमेंट जो कि अभी भी हो रही है, स्टील प्लांट्स भी उनके हिट किए हैं, और इसी तरह तो वो इस किस्म की चीज़ों पे जा सकते हैं, ताकि इस रिजीम को और वीकन किया जाए और कमज़ोर कर दिया जाए, और इज़राइल भी यही चाह रहा है। तो इस हद तक इसको कमज़ोर कर दिया जाए कि बाद में अगर वो बातचीत की तरफ जाते हैं तो ईरान जो है वो मतलब कैपुचुलेट करे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमें ये देखना पड़ेगा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने आज बड़ा क्लियरली दोबारा कहा है कि अभी तो हम 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार हैं। तो गॉड नोज़। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अमेरिकन्स की जो है ना फटीग है सेट इन, और वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं, सेफ एग्जिट, लेकिन वो डिक्लेयर करना चाह रहे हैं कि कोई मेरी फतह हो। ये उनका बड़ा मसला है ना। सुपर पावर है, सुपर ईगो है, फिर ट्रम्प साहब की अपनी पर्सनैलिटी है, तो ये सारी चीज़ें जब आप कंबाइन करें तो, और ये कि यूरोप अब एम्बेसडर बस उन्होंने आज साहब, कह दिया नेटो से अलग हो जाऊंगा। एम्बेसडर साहब, कैन हाँ वी, हाँ। अगर मैं नटशेल में आपसे पूछूं, ब्रीफ कमेंट आपसे लूं कि कैन वी से दिस दैट अमेरिका इज पेइंग अ प्राइस ऑफ पॉपुलिज्म? जी बिल्कुल जी, वहाँ तो उनकी जो रेटिंग है वो तो बिल्कुल 33-32% पे चली गई है, और देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द अदर साइड। जो उनकी डेमोक्रेट्स हैं वो बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं, जो उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी तरफ से प्रेशर है। तो ये मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स जब ये लिखता है कि रोक कंट्री और रोक प्रेसिडेंट, व्हाट इट मीन ऑन द फर्स्ट पेज एडिटोरियली, तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ उनके ऊपर प्रेशर है, और वो देख रहे हैं कि अहदाफ नहीं ना हासिल हो रहे हैं ठीक। ना। रिजीम चेंज है, वो कह रहे हैं रिजीम चेंज होगी, पर रिजीम चेंज का है भाई, एक के बाद एक ओके। आपने शहीद कर दिया। दे आर देयर, द सिस्टम इज वर्किंग एंड दे आर रिस्पोंडिंग टू योर अटैक्स। ओके। लेकिन ये डिप्लीशन होगी, दोनों साइड से डिप्लीशन अब होगी, मिलिट्री आर्सेनल की भी और कैपेसिटी जो है वो रिस्पॉन्स करने की भी। ईरान की तरफ से भी डिप्लीशन होगी आहिस्ता राइट। आहिस्ता। ये भी फटीक पे जा रहे हैं। राइट। एयर मार्शल साहब, ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि असल मकसद हासिल हो चुका है, न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया है। फिर आपके ख्याल में फौरी जंगबंदी के बजाय 2 से 3 हफ्ते का टाइम क्यों लिया जा रहा है? और फिर हम अभी जो बात अभी एम्बेसडर साहब भी कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, कभी भी कह सकते हैं। तो दुनिया उस मामले को कितना संजीदा ले रही होगी? योर टेक ऑन।
जी देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ। जिस तरह एम्बेसडर साहब ने कहा कि बहुत सारे मतज़ाद बयानात आ रहे हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, और जो भी उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उनमें से कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो अमेरिका और इसराइल ने शुरू में कहे थे कि हम इनके रिजीम चेंज करेंगे, इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमिनेट कर देंगे, इनकी जितनी फायर पावर है या मिलिट्री माइट है उसको तहस नहस कर देंगे, और हम ईरान की जो मतलब जो एक इवल एम्पायर है इस गल्फ स्टेट से, उसके लिए हम एक ऑल्टरनेट ऑप्शन के तौर पे लेकर आएंगे, जबकि उसके मुतजाद के तौर पे अगर आप देखें तो नन ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड। और बजाय इसके कि ये मतलब ज्यादा कोई पीस आता, जो गल्फ स्टेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो ज्यादा इनसिक्योर हो गई, उनके ऊपर हमले हुए जिनकी सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका ने दी हुई थी। और उसके अलावा ये भी हुआ कि रजीम चेंज जो रजीम आई वो ज्यादा मतलब सख्त आ गई। आप देखें कि वो बात करने को लिए तैयार नहीं है। तो ये एक उनकी ऑप्शन थी कि द वॉर ऑफ चॉइस वाज देयर मतलब फॉर देम। लेकिन टू कंक्लूड मेरा ख्याल में उनके पास अब ये नहीं इस तरह की ताकत या इस तरह की सलाहियत कि वो इसको खत्म कर सकें अपनी टर्म्स पे। तो जो जिस तरह की अगर आप टारगेटिंग देखें, जिस तरह के आप बयानात देखें, तो ये शो करता है कि एक मतलब शिकस्त याफ्ता मुल्क है। और मैंने अपनी मतलब अगर मैं मिलिट्री हिस्ट्री का मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री को देखूं या नेशनल सिक्योरिटी का स्टूडेंट होने के नाते, मैंने कभी इतनी बड़ी ताकत को इस तरह से हारते हुए नहीं देखा, और ऐसी कौम से जो कि उसके मुकाबले में ताकत के लिहाज से बहुत कम है। और दूसरी चीज ये नहीं कि आपके तमाम ममालिक जो उसके इर्द गिर्द हैं ईरान के, वो होस्टाइल हैं। देखें, जो वियतनाम में जंग हुई उसमें ठीक है, हम कहते हैं अमेरिका को शिकस्त हुई, लेकिन वियतनाम के इर्द गिर्द जो नेबर्स थे वो बड़े फ्रेंडली थे, कोऑपरेटिंग थे, और वो काफी हद तक रिक्रूटमेंट कर रहे थे वियतनाम की जंग में और सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह अफगानिस्तान के नेबर्स वर नॉट दैट होस्टाइल। ये जो खित्ता है और जिस तरह की ये जंग है, ये एक बहुत डिफरेंट लेवल की है, और ये तारीख में बड़ी याद रखी जाएगी, और अमेरिकन हिस्ट्री में ये पढ़ी जाएगी बड़ी, अगर जब ये खुलेगी, कि किस तरह इतनी बड़ी मिलिट्री माइट के साथ वो लोग आए विद एडिशनल फायर पावर ऑफ इजराइल। और वो तमाम ममालिक जो उसके इर्द गिर्द थे वो उसको एयर स्पेस की एक फैसिलिटेशन दे रहे थे। ना सिर्फ ये कर रहे थे, बल्कि जो मिसाइल इधर से जा रहे थे इजराइल की तरफ, उनको वो काउंटर कर रहे थे। उसके बावजूद वो एक रेजिलिएंट तरीके राइट। से मुल्क खड़ा हुआ। उसने ना सिर्फ ये कि अपने आप को मनवाया, अपनी लीडरशिप की सेक्रीफाइसेस की वजह से उसकी लेजिटिमेसी बढ़ी अपनी पॉपुलेशन के अंदर। और उसने स्टेट ऑफ होर्मुज जो कि पहले से खुला हुआ था, आप देखें, जिसकी कोई मसला नहीं था, उसका मसला क्रिएट कर दिया अमेरिका ने। और ये ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने अचीव किए जी। कि फूड सिक्योरिटी है, ऑयल और गैस की इनसिक्योरिटी मौजूद है, प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, इन्फ्लेशन ऊपर चली गई है, पूरी दुनिया में एक हलचल चीज मच गई है जो मार्केट है उसमें। तो ये तमाम जो हैं ये बड़ी काउंटर चीजें जाती हैं जो उनके इनलैंड भी और अब्रॉड भी पब्लिक ओपिनियन को मैटर करती हैं। स्पेशली जब इनलैंड की बात करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इस वक्त उन पे प्रेशर है उनकी। वी आर ओनली डिस्कसिंग हियर ऑयल एंड मिलिट्री कैपेसिटी ऑफ ईरान, लेकिन जो मिसाइल्स कैपेसिटी ऑफ ईरान, लेकिन 33% फर्टिलाइज़र भी दुनिया का जो है वो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने तो पूरी की पूरी नैरेटिव और पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया वॉर का, क्योंकि उसके बाद पूरी दुनिया एक तरह से अबैंडन हो गई है अपनी ऑयल पे डिपेंडेंसी की वजह से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।